सो रिटायरमेंट के बाद एक्सपेक्टेशन है कि बेगम से ताने सुनने को मिलेंगे। शादी कब हुई और कैसे हुई? शादी मोहब्बत कब हुई? किससे? जर्नी टू SNGPL बड़ी एक पुरानी याद है जिसको मैं लेके आज भी चल रहा हूँ। 1986 जब मैं यहाँ यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ, पास आउट होके तो ज़ाहिर है कि तमाम इंजीनियर जितने भी होते हैं ये सब लोग अपनी जगह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं। मैं एज़ यूजुअल लाइक अदर इंजीनियर्स आई अप्लाइड इन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहली सिलेक्शन मेरी पाकिस्तान रिफाइनरी में हुई। मैं कराची चला गया। आई फुली रिमेंबर दैट डेज के कराची जाके मेरा कोई वहाँ पे रिश्तेदार नहीं था। आई स्टेड इन द रेलवेज रिटायरिंग होम, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर रिफाइनरी में जो जॉब मुझे मिली उसमें उन्होंने अकोमोडेशन नहीं की। एक वहाँ खाने पीने का मसला। सो आई केम बैक वेरी हार्ड हार्टेडली, वापस आया कि यार ये तो काम रिफाइनरी में जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है लेकिन मसाइल बड़े गरीबों गरीब थे। खैर वापस आ गया। वापस आ गए तो मुझे यहाँ पे चांस मिला सुई नॉर्दर्न में, जॉब ऑफर हो गई। पोस्टिंग पेशावर थी। पहले कराची गया, फिर पेशावर के लिए रवाना हुआ। पेशावर पे रवाना हुआ तो सबसे पहले रेलवे से कोई ताल्लुक़ था पुराना, दोस्त अहबाब भी बड़े अच्छे। वसीम साहब इज़ वन ऑफ देम, ओल्ड फेलोज, 46 ईयर्स से पुराना ताल्लुक़ है मेरा इनके साथ, हमारा आपस में फैमिलीज़ का। बड़े बोझल दिल के साथ ये मुझे अब्बासीन एक्सप्रेस पे छोड़ने के लिए स्टेशन पे गए। खैर अर्ली मॉर्निंग पेशावर पहुँचे, सामान रिटायरिंग रूम पे रखा, वहीं पे नहाए धोए और दफ्तर की जस्तजू में निकल पड़े। दफ्तर पहुँचे, ज्वाइनिंग दी, ज्वाइनिंग टाइम लिया, वापस आ गए। तो 7-8 दिन का टाइम था। उसके बाद इसी दौरान मेरे SNT के एग्ज़ाम हो गए। SNT के स्कॉलरशिप आए हुए थे, वो एग्ज़ाम दिया और मैं दे के वापस चला गया पेशावर। पेशावर में मुझे ख़बर मिली कि जनाब आपकी सिलेक्शन हो गई है SNT में और न्यू कासल में आपका एडमिशन हो गया। मैं खुशी में पेशावर से भागा, लाहौर आया कि चलें अब इंग्लैंड जाएंगे। सबसे पहले अपोजिशन मुझे वसीम से मिली कि तू पागल हो गया, सुई नॉर्दर्न जैसी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के यहाँ से जा रहा है। मैं शशोपंज में पड़ गया। मैं कहा ये मेरा साथ देगा कि भाई अच्छी बात है तू बाहर जा रहा है PhD के लिए, बट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इससे मिली। फिर बाकी दोस्तों ने आपसे बात की, घर वालों से की, घर वाले भी वसीम की बात पर अड़ गए कि नहीं वो ठीक कहता है। माँ बाप ज़्यादा पेरेंट्स की ख्वाहिश भी होती है कि जब वो बूढ़े हो जाए और बच्चे साहब रोज़गार हों तो उनकी नज़र के सामने रहें। सो सारा कुछ दाखिले दफ्तर किया और 2 दिन बाद फिर अब्बासीन एक्सप्रेस पकड़ी और पेशावर के लिए रवाना हो गए। जब मुझे अच्छी तरह याद है, अब्बासीन एक्सप्रेस यहाँ से ना कुछ 7 और 8 या 9 बजे चला करती थी लाहौर से। तो मेरी वालदा मोहतरमा मुझे खाना दिया करती थी साथ, तो बेटा ये रास्ते में खा लेना। ये दोस्त बाप मोटरसाइकिल पे आते थे, ये था साकिब था, डॉक्टर खालिद, ये 3 बंदे रेगुलर होते थे जो कि मुझे छोड़ने के लिए। या अदनान, यस अदनान इज़ ऑल्सो वन ऑफ। अदनान का ये था कि वो करीब स्टेशन के रहता था, वो रेलवे स्टेशन आ जाता था। तो वहाँ पहुँचते तो सबसे पहले ये होता है कि वो खाना खोला जाता है और ये खाना खाया जाता है रेलवे स्टेशन पे, वहीं पे सेलिब्रेशन हो जाती। खा के तो ये मुझे ट्रेन पे धक्का देते और चल भाई अब वापस जा। बस ये सिलसिला इसी तरह कई साल चलता रहा, 2.5-3 साल। मीनवाइल इनकी कोशिशों से मेरी ट्रांसफ़र लाहौर हो गई। एक्चुअल काम जो है ना लाहौर आके, यहाँ पे जब मैं लाहौर आ रहा था तो वहाँ के उस वक्त CBA के प्रेसिडेंट होता वाइस प्रेसिडेंट शेर रहमान। उसने कहा साहब आपको खुशी है कि आप घर जा रहे हैं, लेकिन आप लाहौर जाके अब जगह बनानी बड़ी मुश्किल है। वहाँ बहुत बड़े बड़े तेज़ तरार किस्म के इंजीनियर हैं और वो टिकने नहीं देते किसी को। यानी बहरहाल
इन सब यादों को साथ समेट के मैं लाहौर आ गया। 89 में मैं लाहौर आया और फिर उसके साथ साथ मैंने स्ट्रगल शुरू की, मेहनत की, काम सीखा, हैंड्स ऑन काम सीखा, साइटों पे रहे और आहिस्ता आहिस्ता मंजिलें तय करता चला गया। 35 साल की ये जो एक स्ट्रगल है, इसको जब मैं देखता हूँ, इसमें कई खुश किस्म अच्छी यादें भी हैं, तल्ख यादें भी हैं। अच्छी यादें ये हैं कि एक टीम वर्क, एक अच्छा मोमेंट मिला, एक अच्छा ग्रुप बनाया, अच्छे लोगों के साथ काम किया और मेहनत से काम किया और एक टीम डेवलप की। और अल्हम्दुलिल्लाह उस टीम की एफर्ट्स सारी जो थी, उनकी मेहनत, उसका समर, मुझे ये मिला कि मैं वक्त के साथ साथ अपनी मंजिलें तय करता चला गया और आखिर आज उस मंजिल को तय किया जो कि रेगुलर प्रमोशन जो हमारी होती है इन कंपनी एज डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, वो मैंने अचीव। ये सब दोस्तों की मोहब्बत, उनकी मेहनत, उस टीम वर्क, इन सब का कंट्रीब्यूशन है इसके ऊपर। साथ साथ इसमें तल्ख यादें भी हैं। बहुत कुछ ऐसा किया कि जिसमें लोगों की फलाह और बहबूद हर वक्त मेरे ज़हन में रहा कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिसमें मेरी ज़ातियात ज़्यादा इन्वॉल्व हो। हमेशा कोशिश ये रही कि ऐसा काम किया जाए जिसमें तमाम कोलीग्स, तमाम कंपनी का बेहतर और उसकी बेहतर प्रोजेक्शंस हो सकें। सोसाइटी के लिए काम किया, सोसाइटी बनाई, सोसाइटी के साथ साथ 8-9 साल सोसाइटी को दिए। एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा, एसोसिएशन में भी रह के कोशिश स्ट्रगल यही की कि जितनी वेलफेयर का काम हम कर सकते हैं फॉर आवर एग्जेक्टिव्स वो किया जाए। कि मेरी मेहनत में ना उस वक्त कमी आई थी जब मैं लाहौर एरिया में ज्वाइन किया था और ना ही आज तक टिल टू लास्ट डेट आज तक कमी आई है। मैं उसी रविश से, उसी मेहनत से, उसी लगन से काम कर रहा हूँ और बस एंड पे यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस ऑर्गेनाइजेशन को और इन एग्जेक्टिव्स को मज़ीद तरक्कियाँ दे, ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश करे। वो आज के बाद आई सी द फ्यूचर इन अ गुड वे, बट आई विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट। बट ये मेरे ज़हन में ज़रूर होगा कि इसमें कभी एक ईद मैंने भी रखी थी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आई ब्लेस कि अल्लाह ताला इन सब को खुश खुरम रखे। एंड माई ऑल ब्लेसिंग्स, माई ऑल प्रेयर्स फॉर ऑल माई कोलीग्स व्हिच हैव वर्कड विद मी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अल्लाह ताला उन्हें ब्लेस करे और हमेशा उन्हें खुश खुरम रखे। थैंक यू वेरी मच। सोहेल साहब बहुत शुक्रिया। सिंस हमारे प्रोग्राम का नाम ही अनफोल्ड द अनटोल्ड है, तो सोहेल गुलजार की शख्सियत का कोई ऐसा पहलू जिसको सुई नॉर्दर्न वाले नहीं जानते या बाकी लोग नहीं जानते? देखिए, मेरी ज़िंदगी के तमाम पहलू तो मैंने 35 साल में अयां कर दिए। 35 साल का सफ़र बहुत लंबा सफ़र है और इस सफ़र के अंदर एक चीज़ तो बड़ी अयां है कि आई वर्कड डेडिकेटेड। वक्त जो भी काम हो, जैसे भी हालात हों, अंधेरी हो, तूफ़ान हो, जो काम करना है वो करना है और वो किया मैंने। बल्कि टीम के साथ किया, नॉट मैंने, बल्कि टीम को मोटिवेट करना जो है ना, मेरा हमेशा से ये ऑब्जेक्टिव रहा कि मैं जिस जगह भी हूँ, GM लाहौर था, चीफ इंजीनियर लाहौर था, जनरल मैनेजर फैसलाबाद रहा, जिस जगह पे मैं रहा, मैंने अकेले कभी इस चीज़ का सेहरा नहीं लिया। आई ऑलवेज से मेरी टीम ने ये किया, मेरी टीम ये काम करती है, उनकी मोटिवेशन का सबब बना। एज ए GM लाहौर जब एक रिकॉर्ड UFT हमने काम की थी, तो मैंने जो लिस्ट भेजी, जो बनाया, जो MD को और उसमें मैनेजमेंट को भेजी, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट मेरी पूरी टीम थी। लेटर मैंने अपने हाथ से लिखा, अपनी टीम के लिए लिखा, अपने स्टाफ के लिए लिखा। आई वुड से एनीथिंग, मतलब टीम या टीम वर्क है, टीम वर्क ऑलवेज पेज, प्रोवाइडेड हमें ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना, वो
बेसिकली सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। और अनफोल्ड ये है कि जो चीज़ें सोची थी वो इस कंपनी ने वो अडॉप्ट नहीं की, या उन लोगों ने ये अडॉप्ट नहीं की। उसका एक छोटी सी झलक जो है ना, हमने जब मैं प्रेसिडेंट था इसका एसोसिएशन का, उसका छोटा सा एक अंसर नुमाया किया था उन दिनों में हमने। हम जा के हर जगह पर हर लोगों के दरमियान उनसे मुलाकात करते थे और उनकी फैमिलीज़ के साथ इन डिफरेंट एरियाज़। मतलब ये नहीं कि पिछले कई सालों से एसोसिएशन जो थी ना हमारी, वो सिर्फ लाहौर तक महदूद थी। हमने उसे अनफोल्ड करने की कोशिश की, थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश की, लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में आने की कोशिश की, हर जगह हम लोग गए। मेरा विजन यही था कि हम लोग सब जगह जाएं। देखिए हमारे यहाँ जो इशू है ना, वो उसको मैं अगर कैटेगरिकली तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है मेरी वो ये है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखें, एडमिन डिपार्टमेंट देखें, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट देखें, बाकी लाइट डिपार्टमेंट देखें, सॉइल फाइनेंस के, ये सारे डिपार्टमेंट के अंदर जितने एग्जेक्टिव्स हैं ना, ये राइट फ्रॉम, अगर आप बात करता हूँ मैं तो केपी का कैंट देख लें और इधर से कराची कैंट देख लें, इन सब जगहों से बिलोंग करते हैं। जब मैं नज़र दौड़ाता हूँ ना फाइनेंस पर, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, तो मुझे ये सारा लोकलाइज्ड नज़र आता है। इसलिए शायद हम लोग आपस में, यही वजह थी कि मैंने जब कोशिश की कि हम लोग मूव करें, हम लोग बाहर जाएं, हम लोग पेशावर जाएं, हम लोग बाहर जाएं, मुल्तान जाएं, ताकि लोगों की इंटरेक्शंस आपस में ज़्यादा हों, एसोसिएशन की एग्जेक्टिव्स की। फाइनेंस डिपार्टमेंट को जब मैं देखता हूँ ना, ओवरऑल जब मैंने देखा पहले भी, और जस्ट स्पोकन कि उसमें सारा कुछ लोकलाइज्ड है। मोस्टली देयर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जगह वो ये है कि यहाँ वो लाहौर से हैं या इस्लामाबाद से। पेशावर से अभी तक मुझे याद है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आया था, और वो भी बेचारा बस रिटायर हो गया, चल नहीं सकता। मतलब यहाँ एक सिनेरियो डिफरेंट है इस कंपनी के अंदर। हार्मनी की जो कमी है, वो मैं पहले दिन भी कहता आ रहा हूँ कि हार्मनी की कमी है, लोगों का मिसट्रस्ट है, दैट नीड्स टू बी। वो अगर नहीं होगा तो मामला बिखर जाएगा। और आई डोंट नो कि इस मसले में बाकी कोलीग्स का, आई डोंट नो उनका क्या ख्याल है, लेकिन मेरी ये ऑब्जर्वेशन बड़ी डीप है। आपकी पूरी टीम आपकी डेडिकेशन पे, टीम वर्क पे, कमिटमेंट पे किसी किस्म का कोई डाउट नहीं करती। इन सारे सालों में आपको लगता है कि सुहेल गुलजार से फैमिली या बेगम कहीं निगलेक्ट हुई? 35 साल निगलेक्ट हुई। 35 साल की सर्विस है, 30 साल हो गए शादी को, 30 ईयर्स निगलेक्टेड ईयर्स हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। What do they do? बेटी टोरंटो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई, उसकी शादी हो गई है। बेटा अभी पास आउट हुआ है यॉर्क यूनिवर्सिटी से, अब वो भी आ जाएगा अगले महीने तक इंशाल्लाह। सो रिटायरमेंट के बाद एक्सपेक्टेशन है कि बेगम से ताने सुनने को मिलेंगे? अब मजीद सुनने पड़ेंगे। 35 साल तो सुने हैं, अब मजीद सुनेंगे, घर बैठ के सुनूंगा। शादी कब हुई और कैसे हुई? शादी 1990 अक्टूबर में हुई। बड़ी अजीब सी बात है कि मेरी और वसीम साहब की जो शादी की जो दास्तान है ना, वो बड़ी अजीब सी है। लेट मी एक्सप्लेन। वसीम साहब के लिए रिश्ता आया तो इनकी वालदा मरहूमा, अल्लाह ने खलीक रहमत करे, तो मैंने कहा जी वो रिश्ता आया तो भाभी को देखना है, तो वसीम साहब को भी दिखाना। कहती ये तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा जी ये तो होगा, उसे भाभी को बगैर देखे तो मैं उसको सिग्नल नहीं दे सकता कि ओके करें। खैर जी तय हो गया। लिबर्टी शॉपिंग के लिए जा रहे थे, मैं पहुंच गया वहाँ, जाके देखा भाभी को, वापस आके से कहा भाई गुड टू गो। सिमिलर स्टोरी मेरी भी इसी तरह ही है कि शादी के जब आया रिश्ता तो वसीम साहब सबसे आगे थे, तारीख रखने का मौका आया तब वसीम साहब सबसे आगे, जनाब देखो जाके सारा कुछ। मतलब एक दूसरे की शादी के जो लम्हात थे, मतलब वी आर वेरी ओल्ड फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फैमिलीज हमारी। मतलब आप ये समझ लें कि हम दोनों बंदे बड़े गोश्त खोर भी रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्चुअली जब इन्होंने मैट्रिक किया तो दावत अरेंज की। वसीम साहब ने कहा जी दावत है जी, मैट्रिक पास हो गया। पूछा कि जी दावत में क्या खाना है? मैं कहा जी कढ़ाई गोश्त खाना है, और खाना भी मिस्री शाह वाले बंदे से।
उन दिनों छोटे गोश्त की हड़ताल चल रही थी। मैं कहा जी भाई मुर्गी नहीं खानी, खाना छोटा गोश्त। तो जनाब 2 बंदों की ड्यूटी लगी, दोनों बंदे चादरों में लपेट के रात को गए। उसको जावा कढ़ाई वाला था, जावे की कढ़ाई बनवाई गई बाकायदा, अलहदा बंद कमरे में से बनवाई, पता नहीं कहाँ से बना के वो बाल्टी के अंदर कढ़ाई लेके मोटरसाइकिल पे, और छुप छुपा के इस तरह आए जैसे कोई बंदा हीरोइन लेके कोई आ रहा था। ये एक वक्त था, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत सी यादें हैं। मोहब्बत कब हुई? मोहब्बत कब हुई जी, मोहब्बत कब हुई? किससे? आपकी पहली मोहब्बत, ये हम नहीं पूछेंगे किससे हुई। पहली मोहब्बत पहली कब हुई? मोहब्बत यूनिवर्सिटी में हो गई थी, वो भी एक तरफा थी। मोहब्बत है क्या? देखें, मोहब्बत को अगर आप डिफाइन करना चले, इसको अगर आप शायराना अंदाज में कहें तो वो शायर तो किसी और अंदाज में पेश करते हैं। मोहब्बत वो है कि जिसका ख्याल आपके ज़हन में रहे, जिसकी हर अदा आपको पसंद हो और आप में ना कहने की गुंजाइश ना हो। आपको शायरी से शगफ है? नहीं, मुझे शायरी से, मौसीकी सुनते हैं? मैं नॉर्मली बड़ा सीधा सा बंदा हूँ, काम से काम, घर या खाने का शौक है, खाने का शौक है। खाने में क्या शौक है, क्या पसंद है? हर वो चीज़ जो मर्जी बनाओ, पर बना अच्छा हो, खाने की हद तक शौकीन है। और बाहर होटलिंग का बहुत शौक, होटलिंग का एक जुनून जारी रहा एक अरसे तक, जब तक हम स्टूडेंट थे। हमने मतलब हमारे घर में उधर हम लोग जहाँ बैठते थे सारे दोस्त अहबाब, वहाँ कैलेंडर लगा होता था, उस कैलेंडर पे नाम लिखे होते थे, इस हफ्ते में इतने दिन इस बंदे के हैं, इसलिए खाना खिलाना है। तो मुझे एक शर्फ हासिल है कि पूरा वीक मेरे नाम आया था खाने का। तो ये मतलब खाना बाहर मुद्दतों से बाहर खाना खाते थे, घर वाले हमारे लिए रात का खाना नहीं बनाया करते, मेरे और वसीम के में तय था। एक दिन पता नहीं क्या बात हुई कि घर जल्दी आ गए, घर आ गया तो पता चला खाना नहीं है। मैंने फ़ोन किया वसीम को, मैं कहा यार मोटरसाइकिल लेके आ, खाना नहीं बना हुआ। कहता यार मेरे घर में भी नहीं बना हुआ। मैं कहा फिर इस तरह कर, बाज़ार चलते हैं, वहाँ से 2 लेक्सोटनिल की गोलियाँ या वो लेके आते हैं, एक तू खा लें एक मैं खा लूँगा, ताकि सो तो जाए ना, भूखे सोना तो सोना ही है। खाने की हद तक बड़ा अच्छा टेस्ट रहा, बड़ी होटलिंग की, बड़ी होटलिंग की, बड़ी चीज़ें दरियाफ्त की खाने में। हर जगह जिधर भी गए खाने को प्रेफरेंस पहली होती थी कि अच्छा खाना खाया जाए, अच्छी टेस्ट वाला, जगह की नहीं होती थी, टेस्ट की। जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा कौन सा है जिसको आप रिकॉल कर सकते हैं कि ये शायद मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा? इसमें मोमेंट्स तो आते हैं और गुजर जाते हैं, और बंदा उन्हें यही समझता है कि शायद यही मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत लम्हा है। लम्हात वही है जो कि आप एंजॉय कर लें और आपको सेटिस्फेक्शन हो, वही आपका खूबसूरत लम्हा होता है। खूबसूरत लम्हा जब आपके यहाँ पहले बेटी की विलादत हुई, बच्चे की, वो भी एक खूबसूरत लम्हा है। शादी होती वो भी एक लम्हा है, जब बच्चों की आप शादी करते हैं वो भी एक लम्हा है। कंपनी से जब आप इज्जत से चले जाए तो वो भी एक खूबसूरत लम्हा है। और आज के हालात में मैं कहता हूँ इससे बड़ी ब्लेसिंग और कोई नहीं कि आप इज्जत के साथ यहाँ से उस कंपनी से चले जाए। सो लम्हात तो बेताशा हैं ज़िंदगी के, जिनमें आप आ रहे हैं जा रहे हैं। जोक्स भी ज़िंदगी के बड़े अच्छे हैं, ज़िंदगी की यादें बड़ी तल्ख भी हैं, अच्छी भी हैं। स्मोकिंग पे एक याद थी कि मैं और वसीम बड़े चेन स्मोकर थे। एक दिन मैंने कहा यार गोल्डिंग की डब्बी 9 से 10 रुपए की होगी, अब अफोर्ड नहीं होती, स्टूडेंट हैं तो छोड़ देते हैं। तो जी सिगरेट छोड़ दिए। ये रात की बात हुई तो सिगरेट छोड़ दी, घर आ गए, खाना वाना खा गए, घर आ गए, सो गए। अगले दिन दोपहर को शाम का वक्त होगा 4 साढ़े 4 का, मैं वसीम के घर गया और मैं कहा यार मैं तो भाई पेट भी अपसेट है, शॉर्ट हुआ हूँ, सिगरेट चाहिए। सिगरेट छोड़ दिए। कहता सिगरेट छोड़ दिए अभी 24 घंटे नहीं हुए। मैं कहा भाई मैं तो मुश्किल हो रही है। कहता यार बर्दाश्त कर, कुछ नहीं हो जाएगा। मैं कहा इस तरह कर सिगरेट छोड़े ना, सिगार मंगा ले। किंग एडवर्ड का सिगार आया करता था, उसको 5 रुपये का था शायद, सिगार मंगवा लिया, उनके सर्वेंट को भेजा यार सिगार ले आया। सिगार लगाया, बड़ा मज़ा आया। फिर मैं कहा चलो खाने के लिए चलते हैं। खाने के लिए चले गए, खाना खाया, खाना खाने के बाद मैंने सिगार लगा लिया।
मैंने कहा यार सिगरेट बंद की है, सिगार तो बंद नहीं की है। तो इसने मुझे रबड़ के टैग लगाया, कहता तू 10 रुपए की डब्बी के लिए रो रहा, 15 रुपए के सिगार तू पी है। तो वाकयात इस तरह के बेताशा हैं जिंदगी के, छोटे छोटे जिंदगी की बस। दिस इज ऑल। किसी चीज से डर लगता है या खौफ आता है कभी? सुहेल गुलजार को किस चीज से डर लगता है? देखिए, खौफ जो है ना, एक तो नेचुरल बीइंग अ मुस्लिम आपके जहन में खौफ होना चाहिए, न डर नहीं होना चाहिए, खौफ होना चाहिए। और वो सस्ती का जिसने इस दुनिया में मिलाई, वो खौफ तो नेचुरली आपके अंदर होना चाहिए। बाकी जितने चैलेंजेस इस टाइम में मैंने फेस किए हैं, राइट एज असिस्टेंट इंजीनियर से लेके अब तक बेताशा प्रॉब्लम्स आई। एक प्रॉब्लम आज आपको सुनाता हूँ। मैं उस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर था अपना लाहौर रीजन में। वसीम साहब उस वक्त रेलवे में हुआ करते थे। उस वक्त एक स्कैम पकड़ा मैंने, मीटरों का स्कैम पकड़ा। और उस स्कैम के अंदर बहुत सारे बंदे का ग्रोथ था विच आर जस्ट फॉलोइंग, उस स्कैम को फॉलो कर रहे हैं। उनको मैंने उसको अनर्थ किया था। उसमें तकरीबन लोगों का ज़ाहिर है कि उसमें कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज़ थे, काफ़ी बंदे थे। एक बंदे ने मेरे घर कॉल करना शुरू कर दिया इन माई एब्सेंस। मेरी बेगम को 2 कॉल नहीं आई, ऑब्नॉक्शियस कॉल्स, कि अपने मियाँ को मना करो, ये गलत काम, ये हम लोगों के साथ दुश्मनी ले रहा है। मैं घर आया तो शी वॉज़ वेरी अपसेट। मैंने वसीम को कॉल किया, मैं कहा यार इस तरह इस्लाम का बंदा है, कॉल कर रहा है और उसने थ्रेट्स बहुत लगाए, बहुत थ्रेट किए। कहता यार कुछ नहीं, देख लेंगे। एक दिन गुजरा होगा, दूसरे दिन फिर कॉल आ गई। उस दिन जो कॉल आई तो ट्रू सेंस उसने उसको बहुत ज़्यादा स्केर्ड कर दिया कि जी आज हम लोग आएंगे और आपके फायरिंग शायरिंग का काफ़ी मतलब ये हम लोग, मतलब जिस हद तक वो जा सकता था वो बंदा नहीं। मैंने वसीम को कॉल किया, मैंने कहा वसीम यार ये इशू चल पड़ा है, तो शुड आई कॉल द पुलिस और क्या करूँ? कहता है पुलिस को इन्वॉल्व करेगा फ़ायदा कोई नहीं है। फिर हम दोनों ने तय ये किया कि मैं आज की रात जो है ना अपनी फैमिली के साथ वसीम के घर चला गया। उधर छोड़ा, खुद हम लोग बाहर बैठे रहे। इसके पास 2-3 हथियार थे, एक पंप एक्शन थी, एक तो रिवॉल्वर्स थे, एक आधा दोस्त और आ गया। हम सारी रात वहाँ बैठे रहे, बट नो बॉडी टर्न अप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उसमें से निकल गया और स्कैम में बंदे भी नॉमिनेट हो गए और उसमें से काफ़ी बंदे उसमें टर्मिनेट भी हुए। दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइफ। इस तरह ज़िंदगी चलती रही। थ्रेटनिंग कॉल ज़िंदगी में बेताशा। जब मैं GM लाहौर रहा था उस वक्त भी सी नोज़ दैट कि मेरे घर तक बंदे चले गए। इवन बोर्ड को भी इन्फॉर्म किया था मैंने इस वक्त। लेकिन दीज आर पार्ट ऑफ लाइफ एंड पार्ट ऑफ गेम एंड यू हैव टू फेस दीज थिंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इज़्ज़त आबरू के साथ ये वक्त। आजकल जहाँ पे भी 4 लोगों की नशस्त होती है तो बैठ के सोसाइटी, माशरती इक़दार और रवैयों पर बहुत बहस होती है। आपको लगता है कि आज से 30 साल पहले की सोसाइटी और अब की सोसाइटी में एक डिफरेंस है, और वो क्या है, उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या हैं आपको लगता है? देखिए, जो बात आप कर रहे हैं इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मामला जो हैं वो किधर जाते हैं किधर आते हैं, उसमें बहुत सारा मेजर रोल जो है ना हमारा मुआशी है। ओवरऑल जब आप लोग 4 बैठते हैं, उन 4 बातों की आप सुनते हैं, उनकी बातें, कोई अपने एंड्स मीट नहीं कर पा रहा, कोई बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, कोई अच्छी तालीम के अलावा मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे पा रहा। अब हम बदकिस्मती से हम लोगों के जो लोग हैं वो जो कंपैरिजन करते हैं जी कि महंगाई के हवाले से या अदर इश्यूज़ के हवाले से, तो वो उन कंट्री के साथ करते हैं जहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। महंगाई है तो फिर तनख्वाह भी है। हम लोग बदकिस्मती से उस किनारे पे हैं जहाँ पे सिर्फ महंगाई है, फैसिलिटीज़ नहीं है। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है ना, सबसे ज़्यादा मेजर फैक्टर है कि हम अपनी ही रवायात से हटते चले जा रहे हैं। अपनी ही रवायात से हटते चले जा रहे हैं। बुज़ुर्गों का एहतराम, पहले भी तो एक बंदा कमाता था, 10 बंदे बैठ के खाते थे और बचाते भी थे, बरकत थी। मुझे
पिछले दिनों एक इत्तेफाक हुआ, कोई 2-3 साल पहले की बात है। एक आई सर्जन के पास में गया, उसने मुझे कहा कि जी हम अपनी यंग पौध को खुद ख़राब कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन, आप किस तरह ये बात कर रहे हैं? कह रही कि आप देखें कि हमारे यहाँ जितनी मल्टीनेशनल्स यहाँ ऑपरेट कर रही हैं, मैकडोनल्ड हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, KFC हो गया, ये सारे मिडनाइट डील क्यों लगाते हैं? टेलीफोन के पैकेज भी पहले मिडनाइट डील पर थे, जो आगे अब आगे ख़त्म हो गए। ये 4-5-6 आइटमें थी जो मिडनाइट डील पे चल रही थी। मैंने कहा तो ठीक है, लोगों को फैसिलिटी मिलती। कहता है नहीं, दिस इज़ नॉट द वे। आपकी यंग जनरेशन जब रात सारी जागेगी तो दिन को क्या प्रोडक्टिविटी देगी? ये एक प्लानिंग के तहत आप लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। हम रात की नींद पूरी नहीं सोते, जबकि कुरान पाक में है, वाज़ेह आया है कि आप रात की नींद इशा के बाद अपने रोज़ और फजर के वक्त उठो और निकल जाओ। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जब हम अपनी ही बेसिक से हट जाएंगे तो हम गिला किससे करेंगे? माशरती दर्द दुख जो नज़र आ रहे हैं ना, इसमें से सबसे मेजर फैक्टर है वो तो यही है कि हम अपनी असल से हट चुके हैं। अगर हम उसकी तरफ वापस तवज्जो देंगे तो मैं नहीं समझता कोई वजह नहीं है कि हम एज असल कौम हम जो चीज़ अचीव करना चाहें अचीव ना कर सकें। कर लें, जरूर करें। टाइम मशीन दे दी जाए और आपको बटन भी दे दिया जाए और ये मौका दिया जाए कि आप 30 साल या 40 साल पहले वापस चले जाएं और इन 40 सालों को दोबारा जीते हुए कुछ 3 चीज़ें पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आप चेंज करना चाहें, कुछ ऐसी हैं? टाइम मशीन के साथ अगर मैं पीछे जाता हूँ ना जी, सबसे पहला तो मैं जो मेरा मोटो पहले भी था और आज भी है कि कस्टमर की दादरूसी, आम बंदे की दादरूसी, जो कि शायद कोशिश करूं कि वो उसको दादरूसी होनी चाहिए, जो कि बदकिस्मती से नहीं होती। धक्के खाता है, ज़लील होता है, किसी को तरस आ जाए तो काम कर देता है, नहीं तरस आए तो नहीं करता। एक तो उसके लिए मेरे दिल में हमेशा से ये रहा और रहेगा कि आप जो भी साइल है किसी किस्म का भी, जो आपके पास में है, उसको पॉइंटली आप वर्कआउट करें। किसी स्टेज पे भी उसे उसकी ख्वाहिश को दबाएं, उसको बताएं, उसको गाइड करें। और टाइम मशीन अगर और मुझे पीछे ले जाए थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट्री चीज़ ऐड कर दूं कि आपकी अपनी ज़ाती और प्रोफेशनल ज़िंदगी में आपकी सुहेल गुलजार अपनी ज़िंदगी में क्या 3 चीज़ें चेंज करना चाहिए? जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, क्योंकि इस मुआशरे के अंदर जिसमें हम रहते हैं ना, इस मुआशरे में इंसाफ का बहुत फकदा है, बहुत ज़्यादा। और हम लोग ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि अपने आप को भर लें पहले, फिर अगले की सोचें। और यही डिस्पैरिटी जो है ना, आगे फिर मामला बिगड़ते हैं, जो उल्टा सीधे काम रिजल्ट्स आते हैं, जो आप रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं, ये बेसिकली उसकी बैक पे ये चीज़ें हैं, डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी ख़त्म करने की कोशिश करें। सबसे तो मेरी अपने तमाम कोलीग से भी ये रिक्वेस्ट होगी, पार्टिंग ना हो, जो भी आ रहा है ये कोशिश करें उस डिस्पैरिटी को ख़त्म करें, लोगों के अंदर ट्रस्ट पैदा करें और मेहनत से, और सबसे ज़्यादा बढ़कर जो हमारे बेसिक अखलाक़ात हैं, अखलाक़ियात हैं, जिसका दर्स हमें बचपन में दिया गया, उनको एक्सरसाइज करें। रिटायरमेंट के बाद के क्या प्लान्स हैं? कुछ प्लान्स बनाए हैं रिटायरमेंट के बाद के? अभी तो 1-1.5 महीने तक तो कोई प्लान नहीं है, उसके बाद फिर प्लान बनाएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर काम करना है, काम करेंगे। हो सकता है कोई NGO ज्वाइन कर लें, कोई और काम कर लें, सो मेनी थिंग्स। इन्हीं चीज़ों में रहते हुए कुछ ना कुछ तो करना है, किसी ना किसी के लिए तो कुछ करेगा ना बंदा, अपने लिए तो करना ही करना होता है। मज़ा ये है कि आप किसी और के लिए कुछ करें, ताकि आपकी ज़िंदगी का कोई तो मुसरफ हो। जाना तो हर एक ने वापस अपनी जगह है ही है, लेकिन कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसे काम जो दुनिया में याद आएँ, रखे जाएँ, दैट इज़ ओनली द मिशन। Thank you so much, Sohail sir, for your time and your passion.